हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको करा रहे हैं चैप्टर 3 दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग। यहाँ हम प्रश्नावली 3.1 में 3 क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चन कराएंगे। इससे पहले इस पूरे चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनको आपको जानना और उनको अच्छे से समझना बेहद ज़रूरी है, तो पहले हम उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले रेखिक समीकरण, दो चरों वाला रेखिक समीकरण किसे कहते हैं? तो समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये वाली इस टाइप की समीकरण को हम दो चरों वाला रेखिक समीकरण कहते हैं। इसके अनंत हल होते हैं। अगर सिंगल इक्वेशन है तो इसके जो होंगे वो इनफाइनाइट हल होंगे, यानी इतने हल होंगे कि हम उनकी काउंटिंग नहीं कर सकते। और अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो वो ऑलवेज एक सीधी रेखा आता है, यानी कि अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या आएगा, वो एक सीधी रेखा आएगा, यानी कि इस टाइप का आएगा। ठीक है, या ऐसे, मतलब इस टाइप का नहीं होगा, ऐसे घूमता हुआ। ठीक है, डिजाइन वाला नहीं होगा। अगर हमें दो रेखाओं को एक साथ लिखना है तो इस तरह लिखेंगे। देखिए, अगर दो रेखाएं एक साथ लिखेंगे, दो चरों में रेखिक समीकरण योग, तो इस टाइप की लिखेंगे। यानी कि जो आपने ऊपर समीकरण आपको दिख रही है, बस उसमें क्या करना है आपको, जो कांस्टेंट है ए बी सी, इनमें a1 b1 c1 लगा देना। अगर एक की जगह आपको दो इक्वेशन एक साथ लिखनी है, इस तरह दूसरी वाली में क्या लगा देना, a2 b2 और c2। ठीक है, कहीं पे दो इक्वेशन दी होंगी तो हम इन्हीं से तुलना करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकालेंगे। इससे क्या होगा, हम उन दोनों इक्वेशन की जो नेचर है वो हम बता सकते हैं। नेचर से मतलब किस टाइप की हैं, वो एक दूसरे को काट रही हैं या समांतर हैं, ठीक है, या अलग अलग हैं। तो कोई भी नेचर हम इसकी इन इक्वेशन की हम बता सकते हैं, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 से। तो किस प्रकार बताएंगे, इसके बारे में भी हम अभी आपको बताएंगे। अब देखिए, रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियाँ। अब जो आपको ऊपर ये दो इक्वेशन दी हैं, इनको हल करने की 4 विधियाँ होती हैं। इसमें से हम 2 विधि पहली कक्षा में भी सीख चुके हैं, कक्षा 8 में भी हम सीख चुके हैं। एक तो प्रतिस्थापन विधि ये वाली, और विलोपन विधि, ये 2 विधि हम पहले भी सीख चुके हैं। और यहाँ पर देखिए, जो 2 नई विधि आएंगी वो आएंगी। एक बजगुण विधि आपको नहीं सीखने मिलेगी, जो आपने पहले नहीं पढ़ी थी, और दूसरी आलेखीय विधि, जो ये भी एक नई है, जो आपको पहले नहीं थी। ठीक है, तो हम इनको विस्तार से आपको समझाएंगे एक्सरसाइज के हिसाब से। ठीक है, कुछ और बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। रेखीय समीकरणों के संगत एवं असंगत युग्म। ठीक है, अब देखिए, अगर हमें 2 इक्वेशन दे रखी हों और हमसे कहे इनके बारे में कि ये जो दोनों इक्वेशन हैं वो किस प्रकार की हैं। ठीक है, a2x b2 किस टाइप की, किस टाइप से मतलब ये है कि ये प्रतिच्छेद कर रही हैं या क्या कर रही हैं। देखिए, अगर हमने पहले तो हम क्या होगा, 2 इक्वेशन दी होंगी, हम इनसे कंपेयरिंग करेंगे, a1 a2 b1 a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकालेंगे और चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, यदि a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, यानी कि x के कोफिशिएंट का जो रेशियो है, अनुपात है, वो y के जो गुणांक हैं उनका अनुपात बराबर नहीं है, तो वे दोनों रेखाएं इस तरह से देखिए एक दूसरे को क्रॉस करेंगी इस तरह से। ठीक है, और उनका जो हल होगा वो केवल एक होगा, क्योंकि जितने पॉइंट पर रेखाएं काटती हैं उतने ही उसके हल होते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। और क्या कहेंगे हम, और कहेंगे केवल एक हल है। क्यों है एक हल, क्योंकि एक ही पॉइंट पे तो काट रही हैं। जब एक पॉइंट पे काट रही हैं तो हल कितना होगा, एक ही होगा। और क्या कहेंगे इसके बारे में कि इसका अद्वितीय हल है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिक हल। ठीक है, ये जो है राइट लिखने में जो है इसे लिखा जाता है अद्वितीय हल। ठीक है, आप इसको अद्वितीय हल मान के चलें, अद्वितीय हल ऐसे लिखा जाता है इसमें। अब दूसरे हम संगत भी कहते हैं। ठीक है, तो इन चारों में से कोई सी भी बात हमसे पूछ सकता है या बता सकता है। ठीक है, वो हमसे कह सकता है कि ये जो दो रेखाएं हैं बताइए संगत हैं या नहीं है। संगत तब होती है जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये भी कह सकता है कि बताइए दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या नहीं करती हैं, तब भी यही कंडीशन है। ये भी कह सकता है कि बताइए इसका हल है या नहीं है, एक हल है या नहीं है, तो भी यही कंडीशन है। ये भी कह सकता है बताइए इसका जो है अद्वितीय हल है या नहीं है, तो भी यही कंडीशन है। अब यदि देखिए, हमने क्या करा, x के गुणांक का अनुपात निकाला यानी a1/a2, y के गुणांक का अनुपात निकाला यानी b1/b2, और अचर पद का मतलब जिसमें x और y नहीं है उनका अनुपात निकाला। पहला दूसरा तो इक्वल है, लेकिन जो तीसरा वाला वो इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा है तो किस टाइप की रेखाएं होंगी, इस टाइप की, यानी कि दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी। जैसे रेल की जो पटरी होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं, लेकिन एक दूसरे को काटती नहीं है, तो इस टाइप की होंगी।
तो हम कहेंगे इस केस में कोई हल नहीं होगा। देखिए हल तभी होता है जब दोनों लाइनें एक दूसरे को इस प्रकार से काटें। अगर नहीं काट रही हैं तो उसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। और जब कोई हल नहीं होगा तो उसको हम असंगत भी बोलते हैं। हल होता है तो संगत बोलते हैं, हल नहीं है तो असंगत बोलेंगे, ठीक है। और ये भी कहेंगे कि ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर रेखाएं। तीसरी कंडीशन क्या है, इसको आप अच्छे से कंडीशन को लर्न कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर ये तीनों इक्वल हो जाए। अभी क्या था पहले वाले में, दो तो इक्वल थे पहले दूसरे, लेकिन तीसरा इक्वल नहीं था। लेकिन इसमें क्या है, अगर तीनों इक्वल हो जाए, A1/A2 B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तीनों ही क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो ऐसा होने से क्या होगा, एक लाइन आके दूसरी लाइन के ऊपर चढ़ जाएगी। जैसे मान ली एक लाइन ये हो गई और ये दूसरी वाली लाइन क्या होगी, इसके ऊपर आके ऐसे करके चढ़ जाएगी, ऐसे करके ऊपर से चढ़ जाएगी इसके, ठीक है। एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर चढ़ जाएगी। जैसे देखिए नीचे रेड वाली है, ऊपर ये ब्लैक वाली, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चढ़ गई, यानी लेट जाएगी, ठीक है। कैसा, अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल हो तो इस केस में हम एक तो संगत कहेंगे क्योंकि हल तो होंगे, ठीक है। और इसे हम आश्रित भी कह सकते हैं। और इस टाइप के इक्वेशन के इनफाइनाइट हल होते हैं, बहुत सारे हल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जब एक पॉइंट पे काटता है तो एक हल होगा। अब ये तो बहुत सारे पॉइंट पे काट रहा है तो इसलिए इसके क्या होंगे, बहुत सारे हल होंगे, अनंत हल होंगे। और इसको हम संपाती की कंडीशन भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बजगुण विधि और विस्थापन प्रतिस्थापन विधि, ये तो आप क्वेश्चन करते हुए हम बता देंगे। यहाँ पे जो मेन है वो बजगुण विधि है, ठीक है। तो बजगुण विधि से किस तरह से हल करते हैं क्वेश्चन को, ये आपको हम बताते रहे, तो इसको जरा आप ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले जो हमें दो इक्वेशन दिए उनको हम ऐसे लिखेंगे ऊपर नीचे, ठीक है। और उसके बाद इनके जो कोफिशिएंट है, कौन से कोफिशिएंट है, ये वाले देखिए, ये वाले कोफिशिएंट हम उठा के एक साइड में लिख लेंगे, ये लिख लिए। इस तरह से दूसरे वाला कोफिशिएंट है ये वाला, ये भी उठा के यहाँ लिख लेंगे। तीसरा जो कोफिशिएंट है यानी कि जिसमें एक्स नहीं, इसे उठा के यहाँ रख लेंगे। अब क्या करना, जरा ध्यान समझना। अब उसके बाद अगर हमसे कहता है बजगुण विधि से हल करो, तो सबसे पहले लिखेंगे एक्स, उसके बाद लिखेंगे, देखिए यहाँ ध्यान रखना, -y, और फिर लिखेंगे 1। ये तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन हो, अगर बजगुण विधि कह रहा है तो ऊपर वाली लाइन तो ऐसी लिखनी है। यहाँ माइनस के स्थान पे कुछ जो है टीचर्स इसमें प्लस भी लगा देते हैं। प्लस लगाने से क्या होता है, नीचे का ऑर्डर बदल जाता है, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब देखो नीचे वाली लाइन कैसे लिखी जाती है, इसको समझने वाली बात है। अब ये वाली लाइन फिल करने के लिए हम क्या है, इसको छुपा लेते हैं पहले वाले को, यानी इसको हमने छुपा लिया, ठीक है। छुपाने के बाद जो बचा उसको उठा के हम यहाँ रख देते हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको, बिल्कुल वैसे ही उठा के हमने यहाँ रख दिया। बाई वाले नीचे रखने के लिए जो सेकंड वाला है इसको हम छुपा लेते हैं, ये वाला छुपा दिया हमने, और जो बचा उसको उठा के बाई के नीचे ले दिया। और जो तीसरा वाला है, इसके लिए तीसरे वाले के लिए बन के नीचे तीसरा वाला छुपा लेंगे, और जो बचा उसके नीचे हम यहाँ पर रख देंगे। अब उसके बाद हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे, देखिए हमेशा ऑलवेज ये ध्यान रखना, हमेशा पहले ऐसे मल्टीप्लाई की जाती है फिर ऐसे की जाती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो पहले हमेशा क्या करनी है, हमें इस वाले की इससे मल्टीप्लाई करनी और उसमें उठा के ऐसे मल्टीप्लाई करनी। बीच में ही माइनस का चिन्ह हमें अपनी तरफ से लगाना, देखिए सब में माइनस लगाना, इस बात का आपको ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो दूसरा वाला है, इस वाले की इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। फिर बिल्कुल सेम यही काम यहाँ करना, पहले A1 की किससे मल्टीप्लाई करनी है, C2 से। देखिए ये देखिए यहाँ पे माइनस चिन्ह अपनी तरफ से लगाया, उसके बाद A2 की C1 से करनी है। इसके बाद तीसरे वाले के लिए बन के नीचे बन वाले में देखिए A1 की किससे करनी है, B1 से मल्टीप्लाई करनी है। बीच में माइनस चिन्ह अपनी तरफ से लगाना है, A2 की B1 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूले अच्छे से अपनी जो कॉपी है उसके फर्स्ट पेज पे अच्छे से लिख लें साफ साफ, ठीक है। क्योंकि किसी भी चैप्टर की स्टार्टिंग में फॉर्मूले लिखे होते हैं तो रीजन के समय ये हमें काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए अब हम देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही आ गया है। क्वेश्चन क्या, पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से और फिर इसको हल करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या, देखिए क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है। देखिए जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हो तो आप अपने आप को मान के चलिए, यानी अपने आप को मान चलिए आप आफताब हैं और आपकी पुत्री है, ठीक है। आप अपनी पुत्री से कह रहे हैं, तब ये वर्ड प्रॉब्लम समझ में आती है। इसे इबारती प्रश्न भी बोलते हैं या वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। तो क्या आफताब को आप अपने आप को खुद मान लीजिए और पुत्री अपनी पुत्री को मान लीजिए। आप छोटे होंगे लेकिन मान लीजिए, कल मानने में क्या जा रहा है, मैथ में मानने से ही काम चलता है, ठीक है। तो आप तो हो गए आफताब और आपकी पुत्री है एक, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब ये बताइए कि इस समय आप अगर
कुछ उम्र है तो 7 वर्ष पहले कम होगी या ज़्यादा होगी, इस बात को जरा ध्यान देंगे। इसी में आपको थोड़ा सा पॉइंट को ध्यान रखना है। तो जब इस समय अगर आपकी उम्र मान लीजिए हमने क्या मान ली, x मान ली, और तुम्हारी पुत्री की जो उम्र है वो y मान ली, तो आप बताइए 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व आपकी आयु कितनी हो जाएगी। 7 वर्ष पूर्व क्या होगी, जैसे इस समय x है तो 7 वर्ष पूर्व का मतलब 7 वर्ष कम हो जाएगी, तो हमसे 7 गुनी आयु, तो जो पुत्री की होगी वो भी तो 7 वर्ष कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस समय आयु आपकी x है, पुत्री की आयु कितनी y है, तो 7 वर्ष पहले आपकी भी कम हो जाएगी 7, और आपकी पुत्री की भी कम हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद क्या दे रखा है 7 वर्ष पूर्व में उससे 7 गुनी आयु का था, यानी कि ये जो था वो इस आयु का कितना 7 गुना, इसको अगर हम 7 से गुना कर दें पुत्री को तो ये आपके बराबर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें, जब भी हम दो चीज़ को इक्वल करते हैं तो कम वाली को हम मल्टीप्लाई करते हैं या कम वाली में ही प्लस करते हैं। अब आगे, अब से 3 वर्ष बाद, तो भाई अब आपकी उम्र कितनी थी x, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 3 हो जाएगी। और आपकी पुत्री की कितनी हो जाएगी, आपकी पुत्री की भी तो 3 बढ़ेगी, जब आपकी 3 वर्ष बढ़ेगी तो आपकी पुत्री की बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि आपकी बढ़ जाए और पुत्री उतने की रहे, उनमें केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। आप कितना है 3 गुना, यानी कि 3 वर्ष बाद जो है आपकी जो आयु है आपकी पुत्री की कितनी 3 गुना, गुना का मतलब गुणा कितनी y प्लस 3। ठीक है, आयु का रह जाऊंगा। क्या ये मनोरंजक है, मनोरंजक तो है। ठीक है, इस स्थिति को बीजगणित है। बीजगणित का मतलब एक्स और वाई के रूप में लिखना है, ग्राफीय रूप का मतलब इसे ग्राफ के रूप में लिखना है, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ा सा चित्र टाइप का बनाया था इस तरह से। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ लैंग्वेज लिखी जाएगी। ठीक है, तो उस लैंग्वेज लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, माना आफताब की वर्तमान उम्र लिखेंगे इसमें, माना आफताब। चलिए मैं इस लैंग्वेज को लिख देता हूँ। तो देखिए लैंग्वेज मैंने यहाँ पे लिख दी है, वही लैंग्वेज जो कि मैंने ऊपर आपको समझाई थी। तो सबसे पहले क्या है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है। तो देखिए मान लिया हमने आफताब की जो वर्तमान आयु है वो कितनी मान ली हमने x मान ली, जैसे कि हमने ऊपर आपको कहा था। और जो पुत्री है उसकी, यानी कि आप अपने आप को आफताब मान लें, आपकी उम्र x है और आपकी जो पुत्री है उसकी जो उम्र है वो y है। ठीक है, तो अब 7 वर्ष पूर्व यानी कि 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले आपकी भी उम्र 7 वर्ष कम हो जाएगी और आपकी जो पुत्री है उसकी भी उम्र 7 वर्ष कम हो जाएगी। कम के लिए का मतलब है माइनस करना, यानी कि 7 वर्ष पहले आपकी उम्र हो जाएगी x माइनस 7। कितनी हो जाएगी x माइनस 7। ठीक है, तो आपकी पुत्री की कितनी होगी बताइए ज़रा, y माइनस 7। ठीक, अब क्वेश्चन में कुछ कहा है, क्या कहा है कि 7 वर्ष पहले आपकी उम्र यानी कि x माइनस 7। क्या कहा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये कहा है कि 7 वर्ष पूर्व आपकी उम्र यानी x माइनस 7 की जो उम्र है वो आपकी पुत्री की कितनी गुना, 7 गुना। 7 गुना का मतलब 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 7 गुना y माइनस 7। बात समझ में आई। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 7 अंदर एंट्री करेंगे, 7 बाई 7 सत्ते 49। ठीक है, पक्षांतर कर लेते हैं, इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये इसको इधर ले जाएंगे, ये इधर आके प्लस हो गया और माइनस का 49। तो क्या इक्वेशन बनी यहाँ पे, इक्वेशन बनी x माइनस 7 बाई इज इक्वल टू 49 में से 7 माइनस के 42। ठीक है, इसको आप डाल दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई। बिल्कुल इसी प्रकार से अब आगे क्या कहा, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या होगा, देखिए 3 वर्ष बाद आपकी उम्र बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, 3 साल बढ़ जाएगी। तो अब आपकी उम्र कितनी थी x, तो 3 वर्ष बाद का मतलब प्लस 3। तो आपकी पुत्री की उम्र की भी बढ़ेगी, पुत्री की उम्र कितनी हो जाएगी y प्लस 3। क्योंकि जब आपकी 3 वर्ष बढ़ेगी अब से, जैसे मान लीजिए जब आप 10 साल 15 साल के हो तो 3 साल बाद 18 साल की हो जाओगे और आपकी पुत्री की उम्र भी बढ़ेगी। ठीक है, दोनों की उम्र बढ़ेगी। अब क्वेश्चन कंडीशन क्या दे रखी है कि आपसे 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुना, 3 गुना का मतलब 3 से गुणा करना। कौन है 3 गुना, पिताजी। जो पिताजी हैं यानी कि आफताब हैं, x प्लस 3 जो हैं वो अपनी पुत्री यानी कि y प्लस 3 कि कितने गुना है, 3 गुना, यानी 3 से गुणा करना है। ठीक है, y प्लस 3। अब इसको भी देखिए सॉल्व कर लेते हैं जैसा कि हमने अभी किया था, x प्लस 3 और 3 की अंदर एंट्री कर देनी है 3y और 3 की एंट्री करेंगे 3 3 9 और इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं। x देखिए माइनस इधर ले आएंगे
और इधर आके ये है प्लस का 9 और इधर आके हो जाएगा माइनस का 9। तो इक्वेशन क्या बनी, x माइनस 3y इज इक्वल टू हो गई 9 में से 3 गए 6, इसे डाल दी हमने इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये जो अभी हमने निकाला है ये दोनों कहलाते हैं बीजगणितीय रूप। कौन सा, एक तो ये वाला इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन जो 2 है ये क्या है, इसका बीजगणितीय रूप है। ठीक है, तो इसको हम आंसर के रूप में लिख देते हैं। तो जो पहली इक्वेशन थी वो क्या थी, x माइनस के 7y इक्वल टू माइनस के 42। ये बीजगणितीय रूप हो गया। दूसरी इक्वेशन क्या निकाली हमने, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये क्या है, बीजगणितीय रूप। लीजिए एक आंसर तो हमारा ये हो गया। आगे क्या कहा, बीजगणितीय रूप और क्या कहा, ग्राफीय रूप में व्यक्त करो। अब ग्राफीय रूप के लिए पहले हमें टेबल बनानी होगी। ठीक है, तो कैसे टेबल बनाएंगे, चलिए अब मैं ये बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो दोनों इक्वेशन निकाली थी वो यहाँ लिख दी हैं। अब इनका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए पहले दोनों इक्वेशन को लिखेंगे और इनसे टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 से बनाते हैं। ठीक है, तो समीकरण लिख देता हूँ मैं, समीकरण 1 के लिए करना क्या है इसमें, देखिए सबसे पहले ध्यान देंगे, जो समीकरण 1 है वहाँ से x या y जो आसानी से निकल जाए वो मान निकाल लेंगे। कैसे, x को यहीं रखेंगे और y को उठा के राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। देखिए इधर माइनस का, इधर आकर हो जाएगा प्लस का। ठीक है, ये हमने इतना काम हमें करना। ठीक है, क्या करना, x को वहीं रखना, y को जब राइट में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस। ठीक, अब यहाँ पे ये तो हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। ठीक, बिल्कुल यही काम हमें समीकरण 2 के लिए करना है। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए। तो इस तरह की टेबल आप जो है बनाएंगे तो बढ़िया लगता है। तो यहाँ से भी वही काम करना। देखिए कितना हो जाएगा x, जरा बताएंगे, x पाई को इधर ले जाएंगे, माइनस का है, इधर आकर हो जाएगा प्लस का और ये प्लस का 6। ठीक, अब यहाँ पे जो है यहाँ लिखेंगे हम x, यहाँ लिखेंगे y। बिल्कुल ऐसे यहाँ भी हम लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। यहाँ अरे ये डिलीट हो जा रहा x और यहाँ पर y। लो मैं देखता हूँ क्या गड़बड़ होगी। चलो, तो यहाँ हमने जैसा कि बताया था, यहाँ हम लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y के स्थान पे कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे x की वैल्यू एक पूर्ण संख्या है, यानी कि बिल्कुल क्लियर संख्या आनी चाहिए। कोई भी आप अपने स्थान पे दुनिया की कोई सी भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन ऐसी आनी चाहिए वो छोटी हो और पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या का मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है, तो y के प्लेस पे अपनी इस तरफ से रखना। जैसे मैं y के प्लेस पे मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, जो छोटी से छोटी आ जाए, तो y के प्लेस पे मैंने रखी जैसे 5 रखा। ठीक है, तो 5 जब यहाँ y के प्लेस पर रखेंगे तो कितना आएगा, 7 × 5। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7 पंजे 35 और 42 ये आ जाएगा माइनस का 7। और x की जो भी वैल्यू आ जाएगी उसको हम यहाँ रख देंगे। ठीक, बिल्कुल इसी प्रकार से और भी वैल्यू आप रख सकते हैं, कोई सी भी रख लीजिए, लेकिन ऐसी रखनी है छोटी वैल्यू रखो और आई भी छोटी। ठीक है, कोई सी भी रख सकते हो। अब देखिए 6 रखेंगे y के प्लेस में, तो जब हम 6 रखेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 7 × 6 और माइनस के 42। तो 6 7 42 और 42 में से 42 माइनस करेंगे तो आएगा 0। ठीक है, और भी रख सकते हो आप। देखिए मैंने जैसे 7 रख दिया तो 7 7 49 और 49 में से 42 जाएंगे 7। ठीक है, आप ओरल भी कर सकते हो और इसको कैलकुलेशन करके भी दिखा सकते हो। बिल्कुल कम से कम 2 वैल्यू जरूर रखनी है। अब ऐसे 3 रखें तो ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा आप कितनी कर सकते हो, लेकिन कम से कम मिनिमम 2 तो करनी है। आप 3 भी कर सकते हो। ऐसी देखिए अब यहाँ पे इस वाली में अब मैं y के स्थान पे रख रहा हूँ, कोई ऐसी वैल्यू रखिए जिससे x की क्लियर वैल्यू आ जाए। तो y के स्थान में मैंने क्या रखा, 0 रखा। तो जब y के प्लेस पे यहाँ पे 0 रखा जाएगा, अपनी तरफ से रख रहे हैं y की वैल्यू। ठीक है, और x की वैल्यू इक्वेशन से निकाल रहे हैं। कितना आ गया, 16 के 6 आ गया। अब इसी तरह से अब देखिए y के प्लेस पे आप फिर रख दीजिए, यहाँ पे मान लीजिए मैंने रख दिया y के प्लेस पे -1 रख दिया। तो जब हम y के प्लेस पे -1 रखेंगे तो कितना आएगा, देखिए 16 के -1 और प्लस का 6 और ये हो जाएगा माइनस का 3 + 6 यानी कि 3 16 हो गया। ठीक है, इसी तरह से y के प्लेस पे अब देखिए मैंने रखा -2, तो रखेंगे 3 दूनी 6 और ये आएगा 16 के कितना आएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने स्थान अपनी तरफ से y के स्थान पे हम वैल्यू रखते जाएंगे
और एक्स की वैल्यू निकालते चले जाएंगे। ठीक है, कम से कम 2 वैल्यू रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी रख सकते हो। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे बनाना, ठीक है, ये मैं इसका ग्राफ यहाँ पर बना देता हूँ और फिर उसको समझाता हूँ कि ये कैसे आया। अब देखिए ग्राफ कैसे बनाना है समझ लें। पहले जो पहली टेबल है उसमें देखिए एक्स कितना, पहले तो आपको जो अपने ग्राफ पेपर पे प्लस का निशान ऐसे बना लेना बीच कॉपी में, जैसे ये लिख रहा है तो बीच में जो ये होगा ये एक्स अक्ष होगा एक्स, और एक तरफ लिखेंगे एक्स डैश। ये एक्स डैश जो होते हैं माइनस होता है और जो एक्स होता है ये प्लस। ठीक है, ये जो होता है ये ओरिजिन होता है। इस तरह से ऊर्ध्वाधर है ये होता है वाई अक्ष, ये वाई अक्ष की धन दिशा और इसे वाई अक्ष की ऋण दिशा, और इस तरह से पॉइंट लिख लेंगे ग्राफ पे खाने होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप संख्याएं लिख लेंगे। इधर को जीरो से एक्स डैश की तरफ लिखेंगे -1 -2 -3 -4, और पॉजिटिव दिशा में लिखेंगे 1 2 3 4। ऐसी बाई की जो धन दिशा है उसमें भी 1 2 3 4 इस तरह लिख लेंगे, और जो बाई की ऋण दिशा है उसमें -1 -2 -3 इस तरह से लिखेंगे। अब क्या करना है जरा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर देखिए एक्स क्या है, वो है -7। कितना है एक्स? -7। ठीक है, एक्स कितना है, तो इसको मैं लिख देता हूँ, एक्स कितना था -7। ठीक है, एक्स कितना है -7, तो -7 देखिए कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है। बाई कितना है 5, तो बाई पे 5 चले जाए। बाई किधर है, ये देखिए बाई आ रहा है 5 ये। अब इन दोनों का जो कटान बिंदु है, ठीक है, कटान बिंदु कहाँ से, ऐसे आप ऊर्ध्वाधर लाइन देख लीजिए यहाँ से। ठीक है, इधर एक्स अक्ष के समांतर और उधर वाई अक्ष के समांतर, और जहाँ ही कटान बिंदु आएगा उसे हम कहेंगे -7,5। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से दूसरा क्या है, देखिए x0, तो x0 कहाँ आ गया, ये आ गया। बाई बराबर 6 कहाँ आएगा, देखिए यहाँ पर आ गया, तो दूसरा पॉइंट आ गया वाई अक्ष पे, ये वाला। अब तीसरा क्या है 7,7, यानी x को 7 पे जाना, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए यहाँ पे आ गया। उसके बाद बाई भी 7, देखिए यहाँ आ गया। अब इनका कटान बिंदु देख लीजिए, इधर से जाइए ऐसे करके, कैसे 7 यहाँ से ऐसे जाएगा ऊपर की ओर। ठीक है, यहाँ पे बाई से इधर जाएगा 7 की ओर, और जाके कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, और आप क्या करना है, आपको ये जो पॉइंट आएंगे तीनों पैमाने से, इन तीनों पॉइंट को क्या करना है, आपको मिला देना। ठीक है, तो इस तरह से, और ये पॉइंट भी लिख देने हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से जो दूसरी आपको टेबल दिख रही है इसका भी हमें ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाना है, देखिए एक्स बाई बराबर 0, तो बाई बराबर 0 तो यहाँ हो गया। एक्स बराबर 6 कहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स बराबर 3 कहाँ आएगा, देखिए प्लस का ये आ गया 3, 1 2 3 ये आ गया 3। ठीक है, बाई बराबर कितना -1, तो माइनस से नीचे की ओर आएगा देखिए, और इनका कटान बिंदु कहाँ बैठ रहा है, ये इधर जाएगा ऐसे करके, और बाई बराबर 3 ये आ गया। एक्स बराबर 3 आ गया और बाई बराबर -1, ये वाला पॉइंट। उसके बाद एक्स बराबर कितना है 0 कहाँ है, यहाँ आ गया। बाई बराबर -2 ये कहाँ आ गया, ये वाला आ जाएगा। तो फिर क्या काम करना है, हमें वही काम करना है, इन तीनों पॉइंटों को पैमाने से मिला देना। तो इस तरह का जो ग्राफ है वो आप बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया जो आपको दिख रहा था, और उससे पहले ये वाला जो था ये बीजगणितीय रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, तो 2 चीज़ें इसमें पूछी थी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और बीजगणितीय रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है। ठीक है, मैं अब उनको कराता हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ लिया है तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। देखिए पहले पढ़ लेते हैं अच्छे से। क्रिकेट की टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। ठीक है, क्या खरीदा उसने, 3900 रुपये में 3 बल्ले खरीदे हैं और 6 गेंदें खरीदी। अब देखिए 3 बल्ले, मान लिया हमने जो एक बल्ले की जो कीमत है वो क्या है x मान ली, और जो गेंद की कीमत है वो क्या मान ली, y मान ली। तो भाई एक बल्ले की कीमत x है तो 3 बल्लों की ज़्यादा होगी या कम होगी, 3 बल्लों की कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। ठीक है, अब एक गेंद की कीमत y है तो 6 गेंदों की कीमत कितनी होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि 6y। ठीक है, और इन दोनों का जो टोटल है हमें कितना दे रखा, 3900 रुपये। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 39 जो दे रखा है वो किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों के जोड़ के बराबर, यानी कि 3x प्लस के 6y के बराबर। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कहा, बाद में उसने एक बल्ला यानी एक बल्ला और लिया, उसी प्रकार के 3 गेंदें और खरीदी। तो बाद में क्या करा उसने, एक बल्ला लिया और इसी प्रकार के 3 गेंदें। ठीक है, तो आप उसने देखा होगा भाई बल्ले कम रह गए,
गेंदे भी कम रह गए तो उसने किसी से पैसे का जुगाड़ किया होगा, 1300 रुपये और इकट्ठे हो गए तो बोले भाई बल्ला और गेंद और ले लो। तो भाई अब जो लिए उसने क्या लिया, एक बल्ला। तो एक बल्ला तो कितने रुपए का था, एक्स रुपए का था, तो ये तो एक्स ही रह गया। और उसने 3 गेंदें। अब एक गेंद जो 22 रुपये की थी तो 3 गेंदें ज़्यादा की होंगी, यानी कि 3 रुपये 3 बाई, और इन सब का जो मूल्य है टोटल, यानी इन दोनों को प्लस कर दें तो किसके बराबर है, 1300 रुपये। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन बने, इनको हम सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद पहले इसको, ये तो हो गया इसका ज्यामितीय रूप, और इसका ग्राफिकल रूप भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए इसी लैंग्वेज को हम थोड़ा सा डिटेल से लिख देते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, एक बल्ले का मूल्य हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर एक्स मान लेते हैं। तो ये 3 बल्लों का मूल्य क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो 3 ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसी प्रकार से एक गेंद का जो मूल्य है हमने मान लिया वाई, तो 6 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 6y हो जाएगा। अब प्रश्न में दे रखा है कि 3 गेंदें और 6 बल्लों का जो मूल्य है वो 3900 रुपये। इसको कैसे लिखेंगे, 3x यानी 3 गेंदें, 6y का मतलब 6 बल्ले का जो मूल्य है टोटल, इन दोनों का जो जोड़ है वो कितना है, 3900। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको 3 से हम भाग ले देते हैं, या 3 से भाग देंगे इसको, या 3 कॉमन ले लें, ऐसे कर लें। 3 कॉमन लिया हमने यहाँ से, 3 दूनी 6, ये हो गया 39। ठीक है, अब 3 से इसको भाग दे देंगे, यानी ये जो है 3 से भाग देंगे क्या आ जाएगा, x प्लस 2y। 3 से भाग देंगे, देखिए 3 निकल 3, 3 3 9, ये आ गया। 3 से हमने क्या करा, इसको भाग देंगे, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब पुनः बिल्कुल सेम ऐसी कंडीशन दोबारा भी दे रखी है। क्या दे रखा हमें, एक बल्ले और 3 गेंद। एक बल्ले का मतलब x, और 3 बल्ले का मतलब कितना हो गया, एक गेंद जो है 22 रुपये की है, तो 3 गेंदें हो जाएंगी 3y रुपये की, यानी कि 3y। ठीक है, और इनका जो टोटल है वो कितना, 1300। ठीक है, 11 इक्वेशन। तो बीजगणितीय रूप क्या होगा, ये जो 1 और 2 जो है यही बीजगणितीय रूप कहलाता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ बीजगणितीय रूप को। तो बीजगणितीय रूप क्या हो गया इसका, बीजगणितीय रूप है x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ठीक है, और x प्लस 3y इक्वल टू 1300। एक आंसर तो इसका ये आ गया। अब क्या करना, हमें इसको ग्राफ भी बनाना। तो ग्राफ के लिए पहले दोनों समीकरणों की टेबल बनाएंगे, जैसे कि हमने पहले बनाई थी। ठीक है, उसके बाद इसका ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए, आप बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो क्या किया था आपको ध्यान होगा, मैं एक बार और लिख दूँ। मैं लिखेंगे समीकरण 1 से। तो 1 से हमें क्या करना है, x बराबर निकालना है, या y बराबर, जो इजी हो, यानी कि जो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो x बराबर कितना जाएगा, 1300 माइनस 2। ठीक है, इसके बाद आपको पता ही है ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे x और ये हो जाएगा y। अब y के प्लेस पे कोई ऐसा नंबर लिखो जो x के प्लेस पे रखने पे छोटा नंबर आए। अब देखिए यहाँ पर जब बड़े हो तो बड़े बड़े नंबर ही लिखें। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं कि 1 2 लिखो, 1 2 लिखोगे तो एक बहुत बड़ा आ जाएगा। ये दोनों नंबर जो होने चाहिए वो लगभग ज़्यादा अंतर ना होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक नंबर 1 आ जाए और दूसरा हो जाए 500। तो ऐसा आना चाहिए, जैसे मान लीजिए 500 है तो दूसरा 700 हो सकता है, 800 हो सकता है। एक मान लीजिए 1300 है तो दूसरा 1500 हो सकता है। इस टाइप के हो, मतलब बहुत ज़्यादा अंतर ना होना चाहिए। ठीक है, बड़े हो नंबर तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी इलाज है, बताएंगे अभी हम क्या इलाज है, लेकिन लगभग एक जैसे होनी चाहिए। अब देखिए y के प्लेस में हम क्या रखें, जिससे जो दूसरी वैल्यू हो वो लगभग ज़्यादा बड़ी नहीं आए। तो y के प्लेस पे मैं यहाँ पर देखिए रख देता हूँ 500। ठीक है, जब y के प्लेस पे 500 रखेंगे तो x कितना आएगा, ये आप कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको ये रखना है। आपके मन में जो भी आ रहा है वो रख सकते हो, लेकिन ऐसा रखें जिससे x की जो वैल्यू है वो बिल्कुल क्लियर, यानी पूर्ण नंबर आने चाहिए। ये कितना जाएगा, ये जाएगा आपका 300। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही और भी रख के देख लीजिए। और क्या रख सकते हो, यहाँ पे सोल्व करोगे तो ये आ गया हमारा 1300 माइनस 1000, और ये आ गया 300। ठीक है, तो इसी तरह से और भी सोल्व कर सकते हो। जैसे मैंने रख दिया, अब मान लीजिए 600 रख दिया मैंने,
तो एक्स बाई के स्थान 600 रखोगे, 6 दूनी 1200 और 1300 में से 1200 घटाएंगे, कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से अब यहाँ पे 700 रख देते हैं। देखिए मैंने क्या रखा, 700 रखा। तो जब 700 रखेंगे तो 7 दूनी 1400, 1400 में से 1300 घटाएंगे, 1400 बड़ा है, 1300 माइनस, तो माइनस का 100 बचेगा। इस तरह से आप जो है निकाल सकते हो। ठीक है, तीन कम से कम 3 निकाल लें, ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, वैसे 2 से भी काम चल जाता है, 2 तो निकाल लें, 2 से कम नहीं निकाल लें, 3 सही रहते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से आप समीकरण 2 के लिए देख लीजिए। समीकरण 2 के लिए, 2 के लिए अब देखो 2 के लिए फिर वही काम करना है, एक्स पर निकालना। तो एक्स कितना आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1300 यहीं रहेगा, और बाई को उठा के हम क्या ले जाएंगे, राइट में। जब राइट में ले जाएंगे तो साइन जो होगा इसका चेंज हो जाएगा। अब देखिए एक्स के प्लेस यहाँ पे ये हो गया एक्स और ये हो गया बाई। अब फिर बाई के स्थान पे कुछ ऐसा रखिए जिससे एक्स की वैल्यू छोटी से छोटी है। तो एक्स के स्थान पे मैंने, बाई के स्थान पे मैंने रख दिया 400। तो 400 रखेंगे तो कितना आएगा, 16 की। बिल्कुल ऐसे ही रखना, 4 तिया 12 और 1300 में से 1200 माइनस कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 100, यहाँ पे 100 रख दिया। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही और भी रखिए, जैसे मान लीजिए 300 रख दिया हमने, तो क्या आएगा, 4 तिया 12 और 1300 में से 1200 घटाएंगे, ये आ गया 1300। अच्छा हमने क्या रखा था यहाँ पे, 400 रखा था, 4 तिया 12। अब 300 रखेंगे, 3 तिया 900, 900 1300 में से 900 घटाएंगे, कितना आएगा, 400। ठीक, और एक काम बड़ा रख दीजिए, जैसे मान लिया रख दिया 500 रख दिया। तो 500 रखेंगे यहाँ पे, तो 5 तिया 1500, 1500 में से 1300 माइनस कर दो, तो कितना बचा, माइनस कर दो। देखिए जरूरी नहीं है कि जो मैं रख रहा हूँ आपको भी ये रखना, आप कोई सा भी रख सकते हो, बस ऐसा रखें कि वो वैल्यू क्लियर आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए आपके सामने एक प्रॉब्लम सी आ रही होगी, आप देख पा रहे होंगे कि भाई ग्राफ में तो केवल 10 खाने होते हैं, एक तरफ 10 होते हैं, जहाँ 9-10 होते हैं। अब इसमें 400-500 कैसे लिखेंगे हम? तो इसका इलाज क्या है, देखिए इसके लिए आपको बस एक लाइन लिखनी शुरू में, ये लिख देना माना पैमाना। ठीक है, कब करते हैं ये वाला काम, ये काम तब करेंगे पैमाना, ये काम आपको तब करना जब, बस ऐसे लिख दे दो, ये काम तब करना जब बहुत बड़े बड़े नंबर हो। अगर छोटे नंबर हैं तो कोई ज़रूरत नहीं करने की, जिसे ग्राफ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं माना पैमाना, ये वाला पैमाना नहीं है दारू वाला, ये पैमाना वाला है स्केल। ठीक है, माना पैमाना। अब कितना है, वो 1 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने के बराबर मान लो, जिससे यहाँ पर देखिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो आया हुआ है वो वहाँ पे 700 तक आया हुआ, तो 1 सेंटीमीटर बराबर में हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, यानी 100 को 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम देखिए इसका ग्राफ बना देंगे। चलिए अब मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ, फिर इसको समझाता हूँ। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनाना, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको जो है यहाँ पर नंबर देख लीजिए पहले। देखिए माइनस में एक तो -100 आ रहा है इसका, ठीक है, और आ रहा -2, यानी कि इतना ही लें इस साइड में जितने की आपको ज़रूरत है। तो मैंने देखिए -200 तक इधर पहले वही लाइन बनाएंगे इस तरह से। आप बिल्कुल बीचों बीच में ही बना सकते हैं अगर ग्राफ पेपर बड़ा हो। तो बोर्ड परीक्षा में तो काफ़ी बड़ा ग्राफ पेपर मिलता है, तो आप बिल्कुल बीच में ही बना सकते हैं, लेकिन ऐसा बनाएं कि जो नंबर है वो आपको आ जाना चाहिए। देखिए हमने यहाँ पे लिखा था 1 सेंटीमीटर बराबर 100, यानी कि यहाँ पे एक खाना जो होता है वो 100 अंक को हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल बना लिया। यहाँ पे क्या लिख लिया हमने, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, कहाँ तक लिखना, जितना हमारे पास मैक्सिमम नंबर है। ठीक है, इसी तरह से बाई अक्ष पे भी देखिए 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 तक लिख लिया, क्योंकि 700 से ऊपर नहीं है। ठीक है, और निगेटिव वाला इधर हो जाएगा। बाई का कोई निगेटिव हमने लिया नहीं है, इसलिए बाई में हमने नहीं लिखा। लिखना चाहें लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कैसे बनाना। सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे एक्स पे कितना है, 300 है, तो पहले एक्स पे 300 कहाँ रहा है, ये आ रहा। बाई पे कितना है, 500 है, बाई पे 100, 200, 300, 400, 500। ठीक, अब इनका जो देखिए कटान बिंदु, यानी कि हम एस एच के समांतर यहाँ से खींचेंगे ऐसे करके, और वाई एच के समांतर यहाँ से कितना था, 500 था। एक्सेस पे कितना, 300 ये था। अब ये देखिए हम समांतर खींचेंगे और जहाँ ये लाइन दोनों को मिल जाएंगे एक दूसरे को, वो पॉइंट हो जाएगा 300,500। बिल्कुल इसी प्रकार से दूसरा देखिए एक्स बराबर 100 है, 100 कौन सा है, ये वाला है। देखिए
और y बराबर कितना 600, 600 कौन सा, ये वाला। अब इनका कटान बिंदु देखिए ये वाला आ रहा है। ऐसे आप जो है मैं दिखा दूँ यहाँ पे, मैं इसको उससे भी दिखा देता हूँ लाइन से, जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ से ये लाइन हो गई, और दूसरी लाइन जो है यहाँ से कितना था, 300 था, तो 100 से यहाँ तक की देखिए ये ऐसे करके बिल्कुल समांतर लाइन खींच लें, जो पॉइंट आ जाए उसे मिला दें। ठीक है, आप डॉट डॉट पेंसिल से लाइन बनाए ये वाली, वैसे नहीं बनाए। तीसरा क्या, माइनस का 100, तो माइनस का 100 कहाँ पर है, माइनस का 100 यहाँ पर है, और देखिए ये आ गया 100, और बाई जो है वो कितना 700, तो 700 और ये 100, तो इससे हम जो है ये लाइन यहाँ से ऐसे खींच देंगे यहाँ तक। किसके समांतर खींचनी है हमें, ये देखिए बाइच के समांतर। ठीक है, और उधर एक्स एक्सिस से कितनी है, वो कितनी है, केवल ये वाली, ये एक्स एक्सिस के समांतर और बाइच के समांतर लाइन खींचेंगे, जहाँ ही काटेंगे ये वो पॉइंट हो जाएगा, यानी कि -100, 700। अब आपको क्या करना है, पेंसिल से इन सबको मिला देना है। ठीक है, पेंसिल से इन सबको मिला देंगे। एक पॉइंट हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अब इनको पेंसिल से ऐसे मिला दीजिए डार्क करके। बिल्कुल इसी प्रकार से देखिए दूसरा वाला, देखिए दूसरा वाला क्या, एक्स पे 100 है तो एक्स पे 100 ये आ गया, वाई पे कितना 400। अब इनका कटान बिंदु देख लीजिए, क्या 100 400 कटान बिंदु कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक, अब इसी बात दूसरा देखिए, एक्स पर 400, 400 ये हो गया, वाई पे 300। अब इनका कटान बिंदु देखिए, 100 इधर गया, 300 इधर गया, और ये आ गया। उसके बाद एक्स पे कितना है, -200, -200 ये आ गया, वाई पे 500, 500 ये आ गया। अब इसे इसके समांतर और इसके समांतर खींचेंगे तो ये वाला पॉइंट आ गया। अब इनको हम क्या करेंगे, पेंसिल से मिला देंगे। तो पेंसिल से मिलाने पर फिर जो ग्राफ बनता है ये इसका ग्राफ कहलाता है, यानी कि जो आपको दिख रहा है वो ग्राफ होगा। और इसकी खासियत ये होती है कि जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, कहीं टेढ़ी मेढ़ी ना होनी चाहिए ऐसी। अगर सीधी लाइन आ रही है तो इसका मतलब आपका जो ग्राफ है वो सही है, अगर टेढ़ी मेढ़ी लाइन आ रही है तो इसका मतलब आपने कहीं पे मिस्टेक कर दी है। तो एक तीसरा क्वेश्चन और है इसका, वो भी हम ऐसे ही कराते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 किलो सेब, ठीक है, और 1 किलो अंगूर का जो मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। ठीक है भाई, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर लिए किसी ने। आप अपने आप को मान के चले, आप मार्केट गए और आपने 2 किलो सेब लिए, ठीक है, शॉप से, और 1 किलो अंगूर लिए आपने उस दुकान से, और उस दुकानदार को 160 रुपये थे। उसने कहा कि भाई कितने पैसे हो गए, आपने पूछा कितने पैसे हो गए, तो उसने कहा 160 रुपये हो गए। ठीक है, फिर आप दोबारा गए उस दुकान पे, फिर आपने कहा 4 किलो सेब दे दो, क्योंकि पहले 2 किलो ले गए थे, आप क्या 4 किलो, क्योंकि बहुत सस्ते थे। उसके बाद फिर 2 किलो अंगूर लिए, क्योंकि पिछली बार कम पड़ गए थे आपके 4 किलो सेब, तो 300 रुपये दिए। पहले आपने 160 रुपये दिए, आपको 300 रुपये देने पड़े, क्योंकि आपने माल ज़्यादा लिया। ठीक है, तो इसे बीजगणित और ज्यामितीय रूप में प्रतिष्ठित कीजिए। आप जरा समझेंगे। तो 2 किलो का दे रखा, हमने मान लिया जो सेब है वो 1 किलो सेब का जो मूल्य है वो x रुपये है, 1 किलो, और 1 किलो अंगूर का जो मूल्य है वो y रुपये है। तो भाई 2 किलो सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी 2x हो जाएगा। अब 1 किलो अंगूर का मूल्य ये तो बाहर रहा, टोटल कितना 160 रुपये। तो इसका मतलब क्या होगा, 2x यानी कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, इन दोनों का जो मूल्य है वो कितना है 160 रुपये। लीजिए एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब आगे देखिए क्या, 1 महीने बाद 4 किलो सेब। जब भाई 1 किलो सेब का मूल्य x रुपये है, तो भाई 4 किलो सेब का मूल्य कितना होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि 4x हो जाएगा। और 2 किलो अंगूर का, जब 1 किलो अंगूर का मूल्य y है तो 2 किलो का ज़्यादा होगा, यानी 2y हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि 4x प्लस के 2y बराबर कितना हो जाएगा 300। तो इस तरह से देखिए एक इक्वेशन ये बन गई, ये तो बीजगणित इक्वेशन हो गई, और दूसरी इक्वेशन आ गई ये वाली। ठीक है, अब इसी को हम जो है भाषा के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले हमने लिखा था। ठीक, बिल्कुल तरीका आप समझ में आ गया हो, आप अपना आप भी कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके पूरा क्वेश्चन को अपना आप करें और बाद में ग्राफ से और पूरे सॉल्यूशन को मिलाएं। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन को हमने लैंग्वेज लिख दी है। 1 किलो सेब का मूल्य हमने कितना माना, x रुपये। ठीक है, तो 2 किलो सेब का मूल्य ज़्यादा हुआ कम, ज़्यादा के लिए, यानी कि 2x। इसी प्रकार से 1 किलो अंगूर का मूल्य हमने कितना माना, y माना। अब चूंकि 1 किलो अंगूर का ही है इसलिए हमें y रहने दिया। अब प्रश्न अनुसार क्या दे रखा, 2 किलो सेब यानी कि 2x और 1 किलो अंगूर यानी कि y, इन दोनों का जो जोड़ है, यानी कि जो हमने टोटल दिया दुकानदार को, वो 160 रुपये दिया। इसमें आपको जैसा कि मैंने बताया, वर्ड प्रॉब्लम करने के लिए अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करना पड़ता है, यानी अपने आप को उसके स्थान पर रखना पड़ता है, तभी ये प्रॉब्लम समझ में आती है।
ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई। अब देखो पुनः पुनः क्या करा उन्होंने, 4 किलो सेब, तो 4 किलो सेब का मतलब 1 किलो का मूल्य x है, तो 4 किलो का कितना हो जाएगा 4x, और 1 किलो अंगूर का मूल्य y है, तो 2 किलो अंगूर का ज़्यादा हुआ यानी कि 2y, और टोटल कितना है इसमें, अब क्या 300 रुपये दिए भाई, जेब ज़्यादा ढीली हो गई। ठीक है, अब 2 से देखिए इसको भाग दे सकते हैं, 2 से भाग देंगे हम तो यहाँ हो जाएगा 2x, या 2 कॉमन लेके काट दें, बात वही होती है। 2 से हमने पूरी लाइन को क्या करा, भाग दे दिया। ठीक है, जब 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 2x प्लस की y, 2 से भाग देंगे इसको, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और ये 150, ये आ गई इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 जो कहलाएंगे वो बीजगणितीय रूप कहलाता है। चलिए हम इनको दोनों को एक साथ लिख देते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, और दूसरी क्या आई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशन हमारी आ गई। तो ये क्या है, बीजगणितीय रूप। देखिए एक आंसर तो इसका ये हो गया। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए जैसा कि हमने पहले टेबल बनाई थी बिल्कुल वैसे एक टेबल बनाएंगे और फिर इसका ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अब हम इसका ग्राफ बना रहे हैं, तो पहले हमने दोनों समीकरण लिख ली, फर्स्ट और सेकंड, तो फिर वही वो काम करेंगे जो हमने अभी किया था, यानी यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, 1 से, तो क्या काम करना है, 1 से हमें x की वैल्यू यहाँ से निकाल के रख लेनी है। ठीक है, x की या y की, जो भी आपको इजी पड़े वो निकालें। देखिए यहाँ पे जो है मुझे लगता है y की जो वैल्यू निकालनी ज़्यादा आसान पड़ेगी, क्योंकि मैं अगर x की निकालूंगा तो 2 बटे में लेके जाना पड़ेगा, और 2 बटे में लेके जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो मैं आपके y की निकाल लेता हूँ। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप x निकालें, y भी निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या, फिर वही काम करना है, अब के यहाँ पे x के प्लेस पर रखना, तो x के प्लेस पर हम क्या रखें कि y की वैल्यू आसान मिल जाए। तो मैं रख देता हूँ पहले x के प्लेस पे मैंने रखा 50। तो देखिए जब x के प्लेस पे 50 रखेंगे तो क्या आएगा, ये अपनी तरफ से रखना, आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं रख रहा हूँ वही आपको रखना है, आप अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन ऐसी रखें कि वो बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए। 4 दूनी 100 यानी कि ये आ गया 60। ठीक है, बिल्कुल क्लियर फ्रेश होनी चाहिए, बटे में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बहुत अंतर ना हो, जैसे एक आ गया फिर एक 100 आ गई, एक 50 आ गई, एक 10,000 आ गई, इतना ज़्यादा अंतर ना हो। अब देखिए एक और रख लिया, मान लीजिए यहाँ पर मैंने रख दी x की जगह 60। तो जब x की जगह 60 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, x की जगह हमने रखा, इक्वेशन हमारी थी ये वाली, तो x की जगह हमने कितना रखा 60 रखा, 2 × 60, तो 60 दूनी होते हैं 120, 120। अब देखिए 160 में से 120 हटाएंगे कितना बचेगा 40, तो ये आ गया 40। ठीक है, एक और वैल्यू रख लीजिए, कोई सी रख लीजिए आप, मान लीजिए 50, 60, 70 रख देते हैं आप। x की जगह 70 रखेंगे, 70 दूनी 140, 160 में से 140 माइनस कर दीजिए, कितना बचा 20। ठीक है, इस तरह से रख सकते हो। बिल्कुल इसी तरह से आप देखिए समीकरण 2 के लिए बिल्कुल सेम यही काम करना है जो अभी आपने किया। यहाँ लिख देते हैं हम समीकरण 2 के लिए। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 के लिए फिर वही काम करना। देखिए यहाँ किसका मान इजी रहेगा, यहाँ भी y का मान निकालना बहुत आसान रहेगा। तो y कितना हो जाएगा ज़रा बताएंगे, y हो जाएगा 150 माइनस 2x। ठीक है, अब यहाँ भी वैल्यू रख दीजिए, देखिए x के प्लेस पे, तो x के प्लेस पे हमने रख दिया, जैसे मान लीजिए 70 रखा मैंने, तो 70 रखेंगे x के प्लेस पे, ये 70 दूनी कितने होते हैं 140, 70 दूनी कितने होते हैं 140। अब 150 में से 40 जाएंगे 10 बचेगा, तो यहाँ y कितना आ गया 10 आ गया। अब 80 रख दीजिए। ठीक है, और फिर इसके बाद देखिए सब 80 रखेंगे तो 80 दूनी 160, तो आप चाहो तो यहाँ रख के सोल्व करके देख सकते हो 150, और हमने क्या रखा यहाँ पे 80 रखा, 80 दूनी होते हैं 160, 80 दूनी कितने होते हैं 160, तो ये बचा माइनस का 10, माइनस का 10 आ गया। ठीक है, एक वैल्यू आप और रख लीजिए, कोई सी भी रख सकते हो। वैसे देखो यहाँ पे कोई क्लियर सी वैल्यू रख रहे हैं, अगर हम देखो यहाँ पे 75 रख दें, ठीक है, जैसे 50 दूनी 150, तो ये 0 हो जाएगा और आसान वाली वैल्यू आएगी। ठीक, अब हम इसका देखिए ग्राफ बना देते हैं दोनों का, जैसे कि पहले हमने बनाया था बिल्कुल वैसे ही हम इसका ग्राफ बना देंगे। आप यहाँ पे कोई सी भी 3 वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, बस ऐसी वैल्यू रखें वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा डिफरेंस ना होनी चाहिए।
आप 2 से भी काम चल जाता है, लेकिन 3 रखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो चलिए अब इसके हम ग्राफ को दिखा देते हैं। अब देखिए ग्राफ इसका बन चुका है, इसे हम लिख देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ 10 के अंतर पे है, ठीक है। तो इसे पैमाना क्या लिखेंगे, माना पैमाना माना पैमाना 10 इजिकल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, या 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 10, आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या माना 10 इजिकल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि जो खाना होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है ग्राफ पर, ठीक है। अब इसमें देखिए माइनस में भी हमारा आया हुआ है, तो आप बीचों बीच में एक प्लस का निशान बना लेंगे, ये एक्स अक्ष हो जाएगा और ऊर्ध्वाधर वाला वाई अक्ष हो जाएगा। अब कैसे हमें लेना, जैसे कि मैंने पहले बताया था, सबसे पहले हम ये वाला देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम देखें कैसे लेंगे, ये ज़्यादा वैसा हो गया 50, कितना था ये 50 था। तो देखिए हम सबसे पहला वाला लेते हैं, ठीक है, 50 वाला। तो x 50 कहाँ पर आएगा, देखिए यहाँ पर 10 20 10, यहाँ पे 20 हो जाएगा, ये 30 40 50, ये आ गया 150। y बराबर 60 है, 60 कहाँ पर है, 10 20 30 40 50 60, यहाँ पे आप कंटिन्यू लिख लीजिए संख्या। अब देखेंगे कटान बिंदु, देखिए यहाँ से जो लाइन जा रही है वाली, देखिए ग्राफ पे आपकी लाइनें जाती हैं, उस लाइन से आप पता लगा सकते हैं बिल्कुल कौन सा पॉइंट हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। ये लाइन कौन सी वाली बन करके लिए कर रहे हैं हम, पहली वाली 2x + y = 60 के लिए। अब दूसरा क्या है, x 60 है, 60 कहाँ पर आएगा, ये आ गया, देखिए y कितना 40, 40 कौन सा है, ये वाला। तो इनका देखिए कटान बिंदु कहाँ बैठ गया, देखिए ग्राफ पे ये लाइन जा रही है पूरी, इधर से ही जा रही है, तो कौन सा पॉइंट हो गया, ये वाला। x 70, देखिए 70 हो गया, ये वाला पॉइंट, और y कितना 20 है, ये वाला, तो पॉइंट कौन सा हो जाएगा, अब इसको क्या करना, आपको स्केल से मिला देना। अब बिल्कुल ऐसे यहाँ पर देखिए सेकंड वाला, x कितना है 70, तो 70 कहाँ पर आएगा, ये आ गया, देखिए 70। y कितना है 10 क्या आएगा, पहले ही पॉइंट पर आ जाएगा, यानी कि ये आ गया, ठीक है। फिर x बराबर कितना है 80, तो 80 क्या होगा, इससे जस्ट अगला 90 है, 70 80, ये वाला, ठीक है। y कितना है -10, तो -10 कहाँ आएगा, नीचे की ओर, ठीक है, -10 ये, तो इसका कटान पॉइंट आ गया ये वाला। उसके बाद x बराबर 75, यानी 70 और 75 के 70 और 80 के बिल्कुल बीच में ये वाला, ठीक है। y कितना 0, तो यही पॉइंट हो गया। अब इनको हमने क्या करा, पेंसिल से पैमाने की सहायता से मिला दिया, तो इस प्रकार से इसका ग्राफ ये बन के तैयार हो गया, ठीक। तो इसमें देखिए जो पहली प्रश्नावली है, इसके 3 क्वेश्चन थे, तीनों ही क्वेश्चन मैंने एक ही मेथड से करा दी हैं और ग्राफ भी आपको दिखा दिया है, जिससे आप इसको अच्छे से बना सकें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है क्लास 10th का, आप उस ग्रुप से जुड़ के इसका पूरा सॉल्यूशन भी, तो हमने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पे टच करके उस ग्रुप से जुड़ सकते हो और इसका जो सॉल्यूशन है उसका PDF या इसकी इमेज को वहाँ से ले सकते हैं। हम इसका पूरा सॉल्यूशन उस ग्रुप में डाल रहे हैं, आप घर पे बैठ के बिल्कुल पूरी तैयारी कर सकते हैं। इसमें हम NCERT बुक संपूर्ण टोटल वो कराएंगे, साथ में जो बोर्ड परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं उसकी वर्कशीट भी हम देते हैं चैप्टर फिनिश होने के बाद। उसके बाद जब ये NCERT की पूरी बुक फिनिश हो जाएगी और वर्कशीट भी पूरी हो जाएंगी, इसके बाद 2020 में आए हुए 7 सेट का भी हम फुल सॉल्यूशन की वीडियो और उनका सॉल्यूशन का PDF भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपकी पूरी तैयारी आपको कराएंगे और 100 में से 100 नंबर आपको दिलवाएंगे। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।